अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी साहब, टाइम से पहले पेपर आउट कर देते हैं आप। अच्छा, क्या हुआ? आपको पता है, आपने 5 दिन पहले इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं उनकी खबर आपने पहले दे दी थी। हाँ, एक आध खबर तो दी थी मुझे, और वो हर तरह सोशल मीडिया पर चल रही है कि शायद आपको पहले एतमाद में लिया जाता है, उसके बाद फैसले किए जाते हैं। क्या कहा था आपने? सुने। नवाज शरीफ साहब खुद फिर नहीं प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अच्छा। अगर इतनी सिचुएशन ख़राब है और इतनी भाग दौड़ करनी पड़ेगी और लोगों को साथ ले जाना पड़ेगा, तो हो सकता है वो शहबाज शरीफ वाला फार्मूला जो पीडीएम का फार्मूला था, एग्जैक्टली वही फार्मूला हो। ओके जी, शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। अच्छा। और चलाएं, क्योंकि उनके तल्लकात एस्टैब्लिशमैंट के साथ भी ज़्यादा ट्रबल फ्री होते हैं और ज़्यादा लंबी चौड़ी वादे भी नहीं होते, जो वो कहते हैं कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है उस सूरत में मियाँ साहब बाहर बैठेंगे फिर, मगर वो बाहर बैठने का मौक़िफ़ उस वक्त इख्तियार करेंगे जबकि वो उन्हें मरीम के लिए कोई अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। तो मेरा ख्याल है अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मियाँ साहब फिर बाहर बैठेंगे और मरीम को वो चाहेंगे कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बने। अच्छा। और सरदारी साहब कम अज़ कम प्रेसिडेंसी लेंगे। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ? मरीम नवाज साहिबा की तो बात इस तरह से सच साबित होती दिखाई दे रही है कि उन्हें आईजी और चीफ सेक्रेटरी मिल भी रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं, हालांकि अभी तक बाकायदा तौर पर तो वो मुंतखब नहीं हुई। ये एज इट इज़ आपको पता कैसे चला हर्फ बहर्फ? नहीं, कुछ बातें पता चल जाती हैं, कुछ बातें हवा में होती हैं। हाँ। थोड़ा बहुत गैस करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। अच्छा, इस बयान के अंदर एक थोड़ी सी तब्दीली हो गई है। अच्छा। हाँ, मैं चाहूँगा कि उसका भी थोड़ा मैं जिक्र कर दूँ। इसमें मैंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब बाहर बैठेंगे, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और मरीम जो हैं वो सीएम बनेंगे। मैंने कहा जरदारी साहब चाहेंगे कि वो प्रेसिडेंसी लें जी। अच्छा, अब बात ये, जरदारी साहब चाहेंगे तो ज़रूर, और मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मगर सवाल ये है कि क्या जरदारी साहब प्रेसिडेंसी में इस्टेब्लिशमेंट को एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, इसके ऊपर हमने बात नहीं की थी। अच्छा। और इसके ऊपर मेरा ख्याल है थोड़ा सा इशारा मुझे कर देना चाहिए इस वक्त। वो ये है कि ऐसे हुआ कि जरदारी साहब ने किसी को एक फ़ोन किया। अच्छा। और उनसे पूछा आपका क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह, किसको क्या बनना चाहिए। तो गुफ्तगू के दौरान जरदारी साहब ने अपने एक ख्याल का इजहार किया कि देखें, हमें शहबाज शरीफ एक्सेप्टेबल नहीं है एज प्राइम मिनिस्टर। हमें बिलावल और मेरा, हमारा दोनों का एक ही ओपिनियन है कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। शहबाज शरीफ के साथ हम नहीं काम कर सकते, हमने एक्सपीरियंस करके देख लिया। अच्छा। और नवाज शरीफ को तो हम ये चाहेंगे कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने। जब ये मुझे खबर पहुंची चिड़िया की कि उन्होंने ऐसी बात कही है, हाँ। तो मैंने पूछा ये बात टेलीफोन के ऊपर हुई या ये बात आमने सामने हुई? उन्होंने कहा नहीं, टेलीफोन के ऊपर हुई। तो मैंने कहा ये व्हाट्सएप के ऊपर हुई है या ओपन लाइन के ऊपर हुई है? अच्छा। तो उन्होंने कहा मैं भी पता करके बताती हूँ। चिड़िया वापस खबर लेके आई, ओपन लाइन पे बात हुई है। तो मैंने कहा फिर ये जो बात है ना कि नवाज शरीफ साहब को हम चाहते हैं और शहबाज शरीफ साहब को नहीं चाहते, ये जरदारी साहब पैगाम कहीं और पे देना चाह रहे हैं, जो कि ओपन लाइन्स के ऊपर बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं सारी बातें। ठीक, तो इसका ये मतलब है ये इस्टेब्लिशमेंट को ये कहना चाह रहे थे कि हम नवाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर और शहबाज को नहीं सपोर्ट करेंगे। हालांकि सब जानते हैं कि अगर चॉइस हो तो इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ साहब को एक्सेप्ट करेगी, नवाज शरीफ साहब को वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हाँ। तो ये एक किस्म की बार्गेनिंग चिप थी कि जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे हम तो नवाज को सपोर्ट करने जा रहे हैं। हाँ। तो जब ये इस्टेब्लिशमेंट ने ये बात सुनी होगी तो उन्होंने क्यों हो रहे हैं फिर चलो जरदारी ने ज़रा दो हाथ हो जाऊँ। अच्छा, फिर तो जरदारी साहब भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 हाथ के लिए आएंगे मेरे से बात करने की। ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ। हम तो नहीं चाहते नवाज शरीफ को, तो आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आप शहबाज को सपोर्ट करें। तो फिर जरदारी साहब ने कहना था देखें ना, हमने तो बड़ा काम किया है शहबाज के साथ और वो ये नहीं है, वो नहीं है, ये बातें करता है, नवाज शरीफ को हम ट्रस्ट करते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा। अपना मौक़िफ़ पेश किया। हाँ। उन्होंने कहना नहीं देखें ना, हमारे प्रॉब्लम्स हैं तो हम तो नहीं चाहेंगे। अच्छा। हम तो यही चाहेंगे कि शहबाज शरीफ। तो फिर जरदारी साहब ने कहा अच्छा चलो ठीक है, अगर आप कहते हैं तो फिर हम शहबाज को सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन फिर मुझे क्या मिलेगा? ऐसे ही बार्गेनिंग होती है, ड्रामा करके हाँ। दूसरे को बुलाया जाता है, फिर वो आके ये कहता है, फिर आप कहते हैं अच्छा अगर आप इंसिस्ट करते हैं, हमारा तो ख्याल बरक्स था इसके, मगर अगर आप इंसिस्ट करते हैं तो चलो ठीक है, तो फिर हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल। तो उन्होंने फिर ये अपनी प्रेसिडेंसी की भी बात की होगी। अच्छा, अब मुझे एक चिड़िया भाग दौड़ कर रही है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। वो कह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने।
अच्छा, वैसे आपने तो कहा था ताउन भी कर लेते हैं। ताउन भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मगर आगे जो हालात बनने जा रहे हैं, हाँ, उसमें इस्टेब्लिशमेंट 2-3 ऐसे ओहदे हैं जो कि वो अपने हाथ में रखना चाहेंगे, ताकि अगर गेम किसी वक्त भी स्लिप कर रही हो सियासतदानों की वजह से और इनकी साजिशों की वजह से और इनकी जो मेक और मेक ब्रेक ये वो जोड़ तोड़ चलते रहते हैं, वो 2-3 ऐसी पोजीशंस हैं जो अपने हाथ में रखना। कौन सी? एक फाइनेंस, अच्छा, और एक प्रेसिडेंसी। ओके, इन दोनों में से वो दोनों अपने हाथ में रखना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि जो IMF का प्रोग्राम है और जो SIFC है, ये सारे जो हैं, ये सारा फाइनेंस के साथ ताल्लुक है इसका, और इसके अंदर आपको पता ही है कौन लोग बैठे हुए हैं, और वो चाहेंगे कि इसी चीज़ को चलाया जाए आगे। दूसरा ये कि प्रेसिडेंसी के अंदर उनका जो एक्सपीरियंस हुआ है विद आरिफ अलवी और बाकी भी, कि वो कुछ बात मान जाते हैं, कुछ बात नहीं मानते, कुछ कभी इधर गेम खेलते हैं उधर गेम। आफ्टर ऑल प्रेसिडेंसी में अभी भी बहुत से पावर्स हैं डिलेइंग के एंड कुछ कॉल करने के, डिलेइंग के, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट अभी भी ये चाहेगी कि जरदारी साहब जो हैं उनको प्रेसिडेंसी में मत लाया जाए और उनको कहीं और अपने आप को अकोमोडेट करें, मगर प्रेसिडेंसी में वो चाहेंगे, जैसे उन्होंने काकड़ साहब को उठा के कहीं से लगा दिया निगरान वज़ीर आज़म। हालांकि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट एक तरफ डार साहब के साथ फ्लर्टेशन कर रही थी, एक तरफ जलील अब्बास जिलानी को तैयार किया हुआ था, वो आपस में मुबारके ले रहे थे, और पीछे से एस्टैब्लिशमेंट ने किसी और के साथ बात की हुई थी कि जब वक्त आएगा तो आपको निकाल लेंगे। तो इसीलिए आपको याद होगा कि एक स्टेज में आपने खबर सुनी थी कि काकड़ साहब मरियम नवाज को मिलने मिलने गए। याद है? बिल्कुल याद। और हम सब पूछ रहे थे यार ये काकड़ साहब कौन है, ये कहाँ से आ गए, ये मरियम को क्या मिलने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उस वक्त छोटे मोटे तारफ किए जा रहे थे कि रिएक्शन लेने के लिए कि आपका क्या ख्याल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा। तो एस्टैब्लिशमेंट गेंद जो है ना वो कभी इन स्विंगर कराती है, कभी आउट स्विंगर कराती है, और कभी गुगली करा देती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ अभी प्रेसिडेंसी के ऊपर अभी थोड़ी लेन देन शायद हो। आरिफ अलवी साहब तो कंटिन्यू नहीं ना कर सकते, मेरा ख्याल है वो तो नहीं कर सकते, और मेरा नहीं ख्याल कि एस्टैब्लिशमेंट उनको चाहेगी। हालांकि अगर वो ऐसा रोल अदा करने के लिए तैयार हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट समझती है उनको करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके किसी न किसी स्टेज के ऊपर इमरान खान साहब के साथ भी मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ। तो उस वक्त फिर आरिफ अलवी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हो सकता है कि ये आगे बहुत दूर की सोच रहे हों, और हो सकता है आरिफ अलवी साहब ने इनकी हर बात अब तक मानी हो, तो शायद आरिफ अलवी साहब की कैंडिडेचर भी रहे। अच्छा। मगर मेरा नहीं ख्याल बाकी दो सियासी जमातें ये मानेंगी, वो शायद कोई थर्ड कैंडिडेट मान लेंगी। और मैं आपसे बताऊं इस वक्त और भी 2-3 कैंडिडेट्स हैं जो कि भागदौड़ कर रहे हैं। कौन? क्योंकि जरदारी साहब ने अगर सेनेट मांगा है और अगर जरदारी साहब ने नेशनल असेंबली स्पीकर मांगा है, लीड दोनों जगह, तो अगर ये दोनों मांगे हैं तो फिर ये जो इस वक्त जो साहब बैठे हुए हैं सेनेट के अंदर, वो कहाँ जाएंगे? सादिक संजरानी साहब, वो तो बहुत चहेते हैं, वो तो एस्टैब्लिशमेंट के तो पक्के आदमी हैं वो। बिल्कुल। अच्छा, या तो वो फिर ये कहेंगे जी मुझे चीफ मिनिस्ट्री बलूचिस्तान दें, मगर वो तो उन्होंने बुगटी साहब को वादा कर दिया है, क्योंकि उनको इंटीरियर से हटा के लेके गए वहाँ। तो फिर ये संजानी साहब का क्या होगा? तो ये भी हो सकता है कि संजानी साहब को वो प्रेसिडेंसी में भेज दे, प्रमोट हो जाए ना चेयरमैन सेनेट से। और तो इस किस्म की चीज़ें अभी चल रही हैं। मेरा ख्याल है अभी थोड़ी लेन देन होगी, थोड़ी सी गुफ्तगू चलेगी, इसके ऊपर निगोशिएशंस होंगे। मैं समझता हूँ प्रेसिडेंसी अभी फैसला नहीं हुआ कि कौन बैठेगा प्रेसिडेंसी में। ठीक है, यानी अभी लेकिन पीपल्स पार्टी और जो नून लीग ने कमेटियां बनाई हैं उनका दूसरा सेशन तो हो गया कंप्लीट, और वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। एक हफ्ते के अंदर अंदर आप समझते हैं इस हवाले से ऐलान आ जाएगा सामने कि कौन? मोटे मोटे फैसले तो हो जाएंगे, गवर्नमेंट्स जो है ना वो कॉल करेंगी। अब देखिए ना, आइन ये कहता है कि 21 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये नहीं कहता कि कम नहीं हो सकता। तो अगर 21 दिन गिनते हैं आप फ्रॉम द डे द इलेक्शन रिजल्ट्स हैव बीन अनाउंस्ड, तो वो 29 बनती है। मगर अगर प्रेसिडेंट साहब तैयार हों और ये लोग गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट तैयार है कि जाके फौरन ओथ ले, और तो वो प्रेसिडेंसी को कह सकते हैं कि उससे पहले कर दें। बिल्कुल, उससे पहले हल्फ उठा लें सारे, और उसके बाद इजलास कॉल कर लें। 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज पे कॉल की जाती है, पुराना स्पीकर बैठा होता है और असेंबली कॉल करता है। उस असेंबली के अंदर सबसे पहले वो इलेक्शन स्पीकर की होती है, फिर डिप्टी स्पीकर की होती है, उसके बाद फिर हाउस इलेक्ट करता है हाउस लीडर, प्राइम मिनिस्टर। तो वो 2 या 3 दिन का वो काम है, सेशन होता है। सेशन होता है। तो अगर पहले कर लेंगे, अगर ये आज सब तय हो जाए कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो ये जल्दी कर सकते हैं। चले, तय तो बड़ा कुछ हो रहा है, आपको भी शायद
आपको तो जाहिर है पता होगा, जैसे आपको ये पता था कि सेटअप क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर, लेकिन इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हो रही हैं और इस वक्त सबसे ज़्यादा रेलेवेंट बाय द वे मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही दिखाई दे रही है। हर जगह उन्हीं की बाज़गश्त है और उन्हीं के फैसलों की गूंज है। यहाँ तक कि वो मौलाना साहब से भी मिलने चले गए। असद कैसर साहब को टास्क दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से कि जो जमातें रिगिंग समझ रही हुई हैं उनके साथ रब्ते करें और एहतजाज का लाहे अमल तैयार करें। PTI बाय द वे सैटरडे को एहतजाज भी कर रही है, लेकिन पुरअमन। मीनवाइल जो मैंने कहा ऐलानात हुए हैं वो आप तक पहुँचे होंगे कि पंजाब के लिए CM के उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से असलम इकबाल साहब जो रूपोश हैं। KP के लिए अली अमीन गंडापुर साहब का नाम आया, लेकिन उसके ऊपर जितना तनकीद हुई उसके बाद कहा जा रहा है कि शायद वो नाम वापस लिया जाए। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार नॉमिनेट किए गए हैं वो हैं उमर अयूब साहब। इन नामजदगियों को लेके एक इम्प्रेशन ये आ रहा है कि अभी भी इमरान खान साहब हटे नहीं पीछे अपने मौक़िफ़ से और वो समझते हैं कि जिस अंदाज में लोग बाहर निकले हैं और उन्हें वोट मिले हैं और जिस मैंडेट जो दिया गया उसके बाद उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। क्या समझते हैं आप? देखिए, ये बहुत अच्छी टैक्टिक्स है इमरान खान की। हाँ। क्योंकि नेगोशिएशन जब होती है तो फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब ये जो बयान आ रहे हैं कि आप मेन 9 की बात करते हैं, हम तो एक और मेन 9 करने के लिए तैयार हैं जी, चलवाया हमने स्टेटमेंट। हाँ, तो अब बात यह है कि इमरान खान साहब ने भी वही फैसला किया है कि स्ट्रेंथ दिखानी है इस वक्त, कमज़ोरी नहीं दिखानी। और स्ट्रेंथ कैसे दिखानी है कि वो लोग जिनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है, जिनके लिए अब अरेस्ट वारंट्स निकलने शुरू हो गए हैं, और वो जो कि और उनमें 9th के केस के ऊपर उन्हीं को वो नामजद कर रहे हैं। हाँ, ये जो साहब हैं मियाँ असलम साहब, ये भी इश्तिहारी है और उधर गंडापुर साहब भी इश्तिहारी है। हाँ, अच्छा, तो मैंने ख्याल दोनों को उन्होंने इसलिए नाम ये बाहर आ गए हैं ताकि दिखाने के लिए कि हम तो अग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तुसी जो मर्जी कर लो, असी ते वी आर कमिंग ऑन द स्ट्रीट्स। और इसके साथ साथ अभी जो आपने जिक्र किया कि खान साहब की तरफ से ये कैसर साहब को कहा गया कि जाइए सब सियासी जमातों से बात करें जो एहतजाज करना चाह रही है ऑन द क्वेश्चन ऑफ रिग्ड इलेक्शन। अब मौलाना ने भी ये कह दिया कि जी हम एहतजाज करेंगे, ठीक है जी। और तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई अलायंस नहीं है, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं। एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स हैं इमरान खान के कि जितने लोग ज़्यादा बाहर निकलें उतना बेहतर है ताकि इनकी पोजीशन स्ट्रांग हो। और वो जो जिन लोगों को ये गिरफ्तार करने जा रहे हैं वगैरह वगैरह, ये थोड़ा सा इनको समझ आए कि अगर ज़्यादा आप इस किस्म की कार्रवाई करेंगे तो फिर हमारी तरफ से भी जो रद्द अमल होगा वो बड़ा अग्रेसिव होगा। और इसलिए वो लोग जो कि बयानबाजी कर रहे हैं वो हॉक्स हैं सारे PTI के। ये नहीं कि वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स बन सकते हैं, सबको पता है कि गंडापुर साहब किस किस्म के चीफ मिनिस्टर होंगे। तो मैं समझता हूँ दीज आर ऑल टैक्टिक्स कि जी किसी तरीके से कोई स्पेस मिले, एस्टैब्लिशमेंट पीछे हटे, कोई कमिटमेंट करे तो फिर शायद चेंज कर लिया जाए, ऐसे लोग लाए जाएं जो कि कबूल हों। मगर इस वक्त दिस इज़ ग्रेट टैक्टिक्स बाय इमरान खान कि हम एहतजाज भी करने लगे हैं और वो जो सियासी जमातें हैं जो कि खुद करना चाह रही हैं उनको भी साथ लेंगे एंड सो ऑन। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इमरान खान किसी ऐसी जमात जिससे लाइक फॉर एग्जांपल मौलाना, इनके साथ कोई इत्तेहाद करेंगे किसी किस्म का सियासी, वो कभी नहीं होगा। ना मौलाना करेगा ना वो करेंगे। अच्छा। हालांकि मौलाना ने, मैंने सुना, एक स्टेटमेंट दिया है कि जी ज़हनी तौर पे हम बिल्कुल फ़र्क है, मगर जो जहन तो बदल भी सकते हैं। ड्रामा, सारा ड्रामा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मौलाना जो है इस वक्त इमरान खान के साथ कोई हाथ मिला लें, बिकॉज उनका सारा बयानिया जब उड़ जाएगा और खान साहब का भी सारा बयानिया उड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि मौलाना जिन ख्यालात का इजहार करें, ऐसे लग रहा है कि वो और इमरान खान साहब एक पेज पे हैं विद रिस्पेक्ट टू इस्टेब्लिशमेंट से जो उनकी रिजर्वेशंस हैं। कल को आपको लगता है कि कोई तहरीक शुरू होती है तो ये दोनों एक कंटेनर पर हो सकते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता एक कंटेनर पे हो सकते हैं। देखिए, मौलाना भी बड़े परेशान हैं, गुस्से में हैं कि उनके साथ हाथ हो गया। उनका ख्याल है उनकी ज़्यादा सीटें थी, उनको नहीं जीतने दिया। और उनका एक एक्सपीरियंस है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो आपको याद होगा 2020 में भी वो पूरा धरना लेके आए थे और उनका ख्याल था कि गवर्नमेंट को गिराना है। और उनका ये कहना है कि उनको इशारा किया गया था कि जी आप जाएं, आप फिक्र ही ना करें, गवर्नमेंट को गिराए जाके। और उनके साथ हाथ हो गया, बाद में बड़े शर्मिंदा भी थे वो, क्योंकि ना जरदारी साहब, ना नवाज शरीफ साहब, ना शहबाज साहब, कोई भी किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया। उन्हें एहसास था इस बात का कि ये सारा मौलाना के साथ ड्रामा हो रहा है। तो मौलाना जो है वो अपनी गेम खेलेंगे। अच्छा। वो अभी भी अपने हाथ में सब कुछ रखेंगे। वो किसी सूरत में भी इमरान खान के साथ एक कंटेनर पे नहीं बैठेंगे। ठीक है, यानी एस्टैब्लिशमेंट पे दबाव बढ़ाने के लिए वो कहते हैं ये यहूदी एजेंट है, वो उन्हें मौलाना डीजल कहते हैं, और ये लाइफ एंड डेथ है, क्योंकि मौलाना की पार्टी को बेसिक जो ओपोनेंट है वो PTI है, NKP।
ठीक है ना, बलोचिस्तान में तो उनको मिल गई सीटें और केपी में तो उड़ गए हैं वो बिल्कुल। ठीक है। तो इसलिए वो कैसे इमरान खान के साथ हाथ में मिला सकते हैं, हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ टैक्टिक्स होते हैं अच्छा स्पेस लेने के लिए। अच्छा, लेकिन जैसे आपने कहा ना जरदारी साहब ने उधर ग्रीन सिग्नल देके उधर कुछ बार्गेन कर लिया, हो सकता है कि मौलाना इधर ग्रीन सिग्नल देके उधर कुछ दबाव बढ़ा के अपने लिए बार्गेन कर लें। ये जरूर, बिल्कुल। अब वहाँ क्या बार्गेन होगी ये मुझे नहीं पता, मगर अभी देखे ना, अभी वो कह रहे हैं कि जी मैंने तो चाहता हूँ कि नवाज शरीफ ऑपोजिशन में बैठे। मतलब ये है कि पीटीआई को हुकूमत बना लेने दे पीपल्स पार्टी के साथ। ये वैसे आइडिया उनका अच्छा नहीं है? नहीं, आइडिया तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मगर सियासत में ऐसे नहीं होता। अच्छा। हाँ, ये असूलों में ऐसे होता है, सियासत में ऐसे नहीं होता। अच्छा, एक और बात बड़ी उन्होंने मानी खेज कही, मैं चाहती हूँ आप उसे डिकोड करें। मौलाना लाहौर की सीट को लेके नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या फरमा रहे हैं, सुने। ये नवाज शरीफ साहब को हो गया। देखिए, मैं बड़ा हैरान हूँ कि मौलाना ने इतने खुल के ये बात कही है। इसका ये मतलब है कि कुछ नाराज़गियाँ तो हैं ना नून लीग के साथ भी और मियाँ साहब के साथ भी। ऐसी बात करना, एक किस्म का इल्ज़ाम लगाया है ना कि नवाज शरीफ बहुत बड़ा लीडर है मगर अपनी सीट नहीं जीत सकता, और वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने इनको सीट जिताई है। ये तो इमरान खान भी यही कह रहा है ना, पीटीआई का भी यही इल्ज़ाम है ना कि यास्मीन जीत गई हैं और नवाज शरीफ साहब हार गए हैं और इनको जिताया गया है। जैसे इस वक्त जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो यही है ना कि जी पीटीआई के कुछ लोगों जो जीते हैं और जो नून लीग के हारे हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल है, और वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट ने जो नून लीग के जो हारे हैं जी, देखे ना वो कौन से हारे हैं, ये मैंने पहले भी इशारा किया था। ये वो लोग हारे हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के क्लोज हैं। हाँ। और हार्ड लाइनर्स हैं। हाँ, हॉक्स हैं विज़-विज़ द इस्टेब्लिशमेंट। तो उनको अब राणा को हरा दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी हेल्प नहीं की, उनकी हेल्प कर दी है जो कि समझते हैं कि ये हमारे काम के लोग हैं, जो हार रहे होंगे उनको जिता दिया एंड सो ऑन। तो इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। नून लीग के अंदर भी बड़ी बेचैनी है कि ये हुआ क्या है, किसको जिताया किसको हराया। अच्छा। और मैं ये भी आपको बता दूं, जो कुछ लोग हैं जो हार गए हैं, वो उनका अंदर की बात ये है कि वो ये कह रहे हैं ठीक है हम हार गए हैं मगर और भी हमारे दोस्त यार हारे थे, उनको तो जिता दिया। हाँ। हमें नहीं जिताया। अच्छा। और जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी हमारे लिए कोई एहतजाज नहीं किया, हमारे लिए भी कोई सिफारिश नहीं की कि इनको भी जिता दो। अब नाम ना मेरे से पूछें कि कौन ऐसी बातें कर रहा है, मगर मैं आपको चिड़िया की खबर ये दे रहा हूँ। अच्छा। कि अंदर भी बड़े ऐसे लोग हैं। हाँ। जो हार गए हैं और तकलीफ उन्हें ये है कि अपने लिए तो जिता लिया अपने आप को कह के, और हमें हमारे लिए कॉल नहीं की। हमारे लिए कॉल नहीं की। अच्छा, वैसे एक बात है, ख्वाजा साद रफीक भी ज़िमनी लड़ने का इरादा रखते हैं, वो भी आ जाएंगे वापस। राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैं हारा हूँ, हो सकता है ना हल्के में लोगों ने मुझे पजीराई दी हो। मुझे आपसे नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये जानना है कि नवाज शरीफ साहब अपनी नेशनल असम्बली की सीट रखेंगे, असम्बली आएंगे या छोड़ देंगे? देखिए, मुझे मुश्किल लगता है कि वो असम्बली आएँ। अच्छा। मुझे मुश्किल लगता है। उनकी सेहत बाय द वे इज़ नॉट वेरी गुड। सो इसलिए क्या वो आएंगे फॉर स्वेरिंग इन द नेशनल असेंबली? आई डोंट थिंक सो। या हो सकता है कि सिर्फ शो के लिए एक दफ़ा आ जाएं स्वेरिंग इन के लिए और उसके बाद चले जाएं। और मेरा ये ख्याल है कि उनका बेसिक इंटरेस्ट अब ये फेडरल गवर्नमेंट में नहीं रहा, उनका बेसिक इंटरेस्ट है पंजाब गवर्नमेंट में और अपनी बेटी के साथ। उसकी वो मदद करेंगे, किस किस्म की कैबिनेट बनती है, कैसे उनको एडवाइस देंगे। मगर मुझे ऐसे लगता है कि कुछ हद तक वो अब थोड़ा हैंड्स ऑफ हो जाएंगे। वो किस तरीके से वो होता है, क्या रहते हैं यहाँ या वापस लंदन चले जाते हैं किसी स्टेज पे, वो मैं समझता हूँ उनकी हेल्थ के ऊपर डिपेंडेंट है। आपने देखा एक बात क्या कि वो जब भी जलसे पे गए हैं तो बहुत शॉर्ट स्पीचेस की हैं। और मरियम साहिबा की स्पीच उन्होंने एंड पे एज अ स्पेशल गेस्ट, वो इसीलिए ताकि कोई और भी बोले। हाँ। मैं समझता हूँ कि हार्ट का प्रेशर है उनके ऊपर। अच्छा। और देखिए, जो हार्ट का मरीज़ होता है ना, वो ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा देर तक नहीं बोल सकते। वो प्रेशर पड़ जाता है हार्ट के ऊपर, और हार्ट ज़्यादा बीट करता है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब मियाँ साहब ने 8 मिनट से ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई स्पीच कहीं भी नहीं की, और वो भी चुन चुन के वो गए हैं। 15 दिन रह गए थे तो उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की, और ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि ये तो बैठे हुए थे, इनका ख्याल था कि साड़ी गल होगी। तो ऐसी बात नहीं थी। कुछ ये भी था कि मियाँ साहब के बगैर कुछ होना भी नहीं था, इसीलिए तो वो वापस आए थे अपनी पार्टी को जिताने के लिए। तो उन्होंने अपनी तरफ से जितना वो रोल अदा कर सकते थे किया। मगर मैं समझता हूँ उनकी सेहत की वजह से वो इससे ज़्यादा भरपूर रोल नहीं अदा कर सके। और फिर आपने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट, मैं कब से कह रहा हूँ कि बात तो की होगी
आप आएँ, आपके लिए रास्ते खोले जाएंगे, हाँ, जो सब हुआ कुछ किया गया। और इसलिए क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की ज़रूरत थी। अगर मियाँ साहब ना आते तो ये भी वोट नहीं पड़ना था, ये भी नहीं पड़ना था। तो अच्छा। फिर तो बिल्कुल ही स्वीप हो जानी थी ना पीटीआई की। हाँ। तो इसलिए ज़रूरत थी नवाज शरीफ साहब की, इसलिए उसके लिए ये कहना ज़रूरी था कि हमारी तरफ से आप आएँ, आपके केसेस ख़त्म हो जाएंगे और आप अगर जीतते हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो मेरा ख्याल है ऐसे भी अंदर की जो कहानी यही थी कि आप आएँ, नून लीग को लीड करें, स्वीप ना होने दें, मगर फिर चुन चुन के किसी को बनाया, किसी को नहीं बनाया। अगर ये हार जाते तो फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होना था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट ने फिर हाथ कर दिया। हाँ, ये शायद उन्हें भी समझ आ रही है। बिफोर वी टेक ब्रेक, आशिफ साहब नहीं है तो इसहाक डार भी नहीं है अगले सेटअप में। ये अभी जमात जवाब दे रहे हैं। सस्पेंस रखें, वापस आए ब्रेक के बाद। चले, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। आपने रिजर्वेशंस का बताया था, पीपल्स पार्टी को थी इसहाक डार साहब पे, और मेरा सवाल वहीं से है जुड़ा हुआ। इसहाक डार साहब इन नेक्स्ट कैबिनेट? देखिए, पीपल्स पार्टी को तो रिजर्वेशंस हैं, एस्टैब्लिशमेंट को भी बड़ी रिजर्वेशंस हैं। अच्छा। बिकॉज डार साहब के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपागेंडा चला है, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स, इकोनॉमिस्ट्स, ये वो कि इन्होंने IMF के साथ जो हार्ड लाइन ली उसके साथ बड़ा बैकफायर हुआ वो। और मिफ्ता इस्माइल ठीक जा रहा था और इन्होंने आके ये कहा कि डॉलर मैं इतने पे ले आऊँगा, मगर कर नहीं सके, ये हुआ वो हुआ। और पूरा एक महाज बना हुआ है डार साहब के खिलाफ। अब देखना ये है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब ड्राइविंग सीट में नहीं है, अगर नवाज शरीफ साहब होते तो डार साहब ने बिल्कुल पक्का, मैं आपको बता दूं, फाइनेंस मिनिस्टर बनना था। मगर अगर एस्टैब्लिशमेंट आके शहबाज साहब को कहती है कि डार साहब नहीं बनेंगे फाइनेंस मिनिस्टर, तो फिर डार साहब नहीं बनेंगे। ओके। शहबाज साहब जाएंगे नवाज शरीफ साहब के पास और जाके कहेंगे कि वो भाई लोग नहीं मानते। अच्छा। तो मैं क्या करूँ? फिर तो आगे से वो कहेंगे नहीं आप मनाएं, वो कहेंगे अच्छा मैं फिर जाके करता हूँ, फिर जाके वापस आएंगे, कहेंगे जी वो नहीं मानते, वो किसी और को बनाना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी देर चलेगी, उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी वही होगा। उसकी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा, जैसे आप समझे ना, स्टेक है इकोनॉमी के अंदर। इसीलिए तो SIFC बनाई है, ये किया है, और उसके अंदर आर्मी चीफ खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं एंड सो ऑन। और तो इसलिए मुझे मुश्किल लगता है। ठीक है। अब कैंडिडेट्स कौन हैं? कैंडिडेट्स तो कोई पुराने हैं, कोई नए भी हो सकते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब आ सकते हैं? वो तो नहीं आ सकते वापस, बिकॉज़ ही इज नो लॉन्गर इन इलेक्शन। या यू हैव टू बी अ सेनेटर या मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। मुझे लगा हाफिज शेख ये जरूर हो सकता है कि 6 माह के लिए आप एज एडवाइज़र आ जाएं, और जब एडवाइज़र आएंगे आप, तो उसके बाद फिर 6 माह के अंदर आपको सेनेट, जब इलेक्शंस होंगे तो आपको सेनेट में दिए। हफीज शेख साहब का फॉर्मूला है। हफीज शेख साहब तो सारा वक्त एवरग्रीन है ना। तो इस किस्म के और भी नाम हैं। अच्छा। मैं समझता हूँ एस्टैब्लिशमेंट वंस अगेन कोई ऐसा नाम निकालेंगी जो कि आप और मैं सोच नहीं सकते, और वो बंदा होगा जो कि 100% 100% रिपोर्ट करेगा टू द एस्टैब्लिशमेंट, और IMF के साथ नेगोशिएशंस सारा वो करेगा। शहबाज साहब को आके कहेगा ये खत्म। ही विल बी प्रोबेबली मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ फाइनेंस। अगले 2 साल फाइनेंस वही होगा जो IMF कहती है, और उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग होगी फुल। ये बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, और काफ़ी गाली पड़ेगी इस हुकूमत को। देखिए ना, अभी जाने से पहले गैस प्राइसेस, डीजल प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस ये बढ़ा दिए। और ये मैं आपको बताऊं, ये कहा गया है इस केयर टेकर को कि जल्दी जल्दी आप करें, क्योंकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो कतराती है ना, घबराती है कि आवाम के ऊपर और बोझ डालें। और ये तो नून लीग तो मारी गई है, इसीलिए पिछले 16 महीने या जितने महीने भी ये लोग रहे हैं, इन्होंने जो IMF का प्रोग्राम किया उसी वजह से तो उड़ गई है नून लीग, और कोई वजह नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी एनानू की शौक है। शौक है। हुण देखो ना, मैं किसी से ये बात कर रहा था कि बात हो रही थी कहीं कि जी PTI को गवर्नमेंट देते हैं आप। हाँ। इतने मुश्किल फैसले हैं, ये इतनी पॉपुलैरिटी है, इनको गवर्नमेंट देते हैं, ये विदिन 3-6 मंथ्स ये हो जाएंगे। तो आगे से ये जवाब आया कि कैसी बात कर रहे हैं, कौन किसी को गवर्नमेंट देता है? कोई सोचता है ये चीज़ें कि कौमी मफाद में क्या है या कैसे है, या आगे जाके इलेक्शन में क्या होगा? लोग कहते हैं उन जो मिल रहा है पढ़ लो। तो ये जो मिल रहा है लोग पढ़ेंगे, कोई नहीं कोई कंसेशन करेगा, ये नहीं सोचेगा कि आगे जाके क्या होगा। मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि ये जो इस वक्त
नून लीग की हुकूमत बनने जा रही है सेंटर के अंदर, ये जो आगे जो नुकसान हो चुका है नून लीग का, क्योंकि इन्होंने वो पीडीएम बना के और सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया और पीपल्स पार्टी आराम से चुप करके पीछे हट गई और आखिर में आके इनको ही गालियां देनी शुरू कर दी। ऐसे ही हुआ ना। तो अब बात ये है कि ये फिर करने जा रहे हैं और इनको बड़ी शौक है कि जाके कुर्सियां गर्म करें। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये ऐसे रह गए और इन्होंने ये IMF प्रोग्राम पूरा कर दिया, क्योंकि सर के ऊपर डंडा पड़ा हुआ है कि करें आप करें, तो अगर इन्होंने कर दिया तो फिर ये अगली इलेक्शन भूल जाए, ये वाइप आउट हो जाएंगे, बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगे, इनको कभी कोई माफ नहीं करेगा। अच्छा, तो बहरहाल जो झूले तो ले लिए होंगे इन्होंने। तो कैबिनेट में पीपल्स पार्टी आएगी या ऐसे ही इनकारी रहेगी, उनका नहीं आना? देखिए शुरू में शायद ना आए। अच्छा, शुरू में वो बातें करेंगे, ऐसी चीज़ें मांगेंगे जो शायद शहबाज शरीफ साहब दे ना सके। अच्छा, तो और एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं चाहेगी कि उनको दी जाए। ओके। तो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी कि IPC मिनिस्ट्री जो कि इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री है, जहाँ सारी प्रोविंसेस के साथ जो रद्दबदल होती है या इंटरेक्शन होता है वो IPC, पीपल्स पार्टी चाहेगी कि IPC मिनिस्ट्री उनके पास हो जी, जैसे पहले PDM में था। अभी भी वो चाहेंगे कि IPC मिनिस्ट्री। एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहेगी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट कोशिश पूरी करेगी कि ये NFC अवार्ड वगैरह ये चीज़ें जो हैं इनको चेंज किया जाए और थोड़ा सा प्रेशर डाला जाए प्रोविंसेस के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट के लिए। तो एक तो ये इशू होगा, दूसरा इशू फाइनेंस का होगा, जाहिर है। और इसी किस्म के और भी इश्यूज हैं। प्राइवेटाइजेशन की बात है, पीपल्स पार्टी एंटी प्राइवेटाइजेशन है, नून लीग प्रो प्राइवेटाइजेशन। फवाद हसन फवाद साहब का काम भी देखा हमने, जाते जाते जैसे कहते हैं ना 90% काम कर दिया था। 98% कह रहे थे, फिर अप्रूवल चाहिए बस। बस तो वो अब इलेक्शन कमीशन की वजह से वो रोक दिया गया जी। तो अब जैसे ये आएंगे तो शहबाज शरीफ साहब मोहर लगा देंगे कि जल्दी जल्दी करो। तो शुरू में शायद पीपल्स पार्टी इनका साथ ना दे, मगर थोड़ी देर के बाद पीपल्स पार्टी कहेगी अब हमें इंक्लूड किया जाए। जब ये बड़े खतरनाक फैसले हो चुके होंगे ना, जो कि अभी होंगे पहले महीने के अंदर अंदर, सब कुछ बड़े खतरनाक फैसले होने पड़ेंगे। अच्छा। जो कि IMF के साथ अब $6 बिलियन की बात हो रही है ना, अगला जो तो वो अगले 2-3 महीने में ये तय पाना है। तो वो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी इस गवर्नमेंट को, चुप करके बाहर बैठेंगे, कहेंगे कर लो जो सीता। और बजट के बाद आ जाएंगे, और फिर जब बजट के बाद आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, और उसके बाद आके बैठ जाएंगे, कहेंगे ठीक है हम तैयार हैं। हाँ। तो ये मतलब स्टेप ये तरीके के साथ करेंगे ये पीपल्स पार्टी वाले। ज़्यादा वाइज ही लगते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कि वो जैसे आर नॉट टू वाइज। आपने कहा इस्टेब्लिशमेंट के अप्रूवल के बगैर था डार साहब वाला मामला भी, और आपने एक शो में ये भी कहा था कि पीपल्स पार्टी PTI के साथ नहीं जाएगी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जाने नहीं देगी। ये सारी ड्रामाबाजी है। लेकिन खबरें आई और शेर अफजल मरवत साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आउटस्पोकन रहनुमा है, उन्होंने कहा हमसे रब्ता किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और उसमें भी आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से। फैसल करीम कुंडी साहब ने अलबत्ता बिल्कुल डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा वो तो कॉमेडी करते हैं शेर अफजल मरवत साहब। हम CEC में जब फैसला कर चुके हैं हम नून लीग को वोट देंगे वज़ीर आज़म के लिए, तो ये कैसे हो सकता है? आपको लगता है चुपके चुपके कुछ बैकडोर चल रहा है? नहीं, मैं इसमें समझता हूँ ये मरवत साहब ने ड्रामा किया है दिखाने के लिए कि हमारी क्या हैसियत है, लोग आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा। अगर कोई गया है पीपल्स पार्टी से तो मेरा ख्याल है नंबर 3 नंबर 4 किस्म का कोई बंदा एतजाज़ एहसन कर सकते हैं, रब्ताकारी का काम। उनके पास कोई पावर नहीं है। हाँ, लेकिन वो बुला लिए गए ना पहले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले तो उनको एक तरफ करके रखा था, फिर उसके बाद उन्हें एक इजलास पे बुला लिया, साथ बिठा लिया। हाँ, वो करते हैं। हाँ। जरदारी साहब इजलास पे बुला लेते हैं, उनको सुन लेते हैं, उनको अभी तक निकाला नहीं है, हालांकि एतजाज़ ने क्या नहीं किया। देखें तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जरदारी साहब देखें ना, रज़ा रबानी है, वो हमेशा पार्टी लाइन के खिलाफ बात करते हैं, ठीक है ना। तो उनको भी अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि वो एक और पर्पस सर्व करते हैं ना, उनका जो ह्यूमन राइट्स का इशू है। एतजाज़ को भी इसी काम के लिए रखा हुआ है कि हम नहीं निकालते, खुद जाना चाहे तो चला जाए, मगर वो भी नहीं जाना चाहते। वो खेलते हैं, इधर भी खेलते हैं, उधर भी खेलते हैं, और वो अपनी लाइन लेते हैं हमेशा। ठीक। तो जरदारी साहब बड़े इस किस्म के फराक दिल है। बहुत कुछ और भी आपसे जानना है सेठ साहब, लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है वो ब्रेक के बाद वापस आके पूछूं, मजीद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। हेड ऑन जो इस वक्त चल रहे हैं वो मौलाना और नून लीग चल रहे हैं। हालांकि इससे पहले PDM में मौलाना लीड कर रहे थे और सब इनकी इक्तदा में ही उन्होंने 16 माह गुजारे, जो पढ़ाया। लेकिन अभी मौलाना साहब ने जो बातें की हैं और उसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है, मेरा ख्याल है उन्हीं की ज़ुबानी सुने।
यानी कुएं में धकेलने वाले मौलाना साहब थे, लेकिन मौलाना साहब ने भी इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब कब इस्तीफ़ा देना चाहते थे, उनके इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा, उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो कि समा टीवी पर ही नशर हुआ, उन्होंने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के वक्त ना सिर्फ जनरल बाजवा, हमने हमेशा उनका नाम सुना, उन्होंने कहा जनरल फैज़ से भी राब्ते में थे और वो हमसे राब्ते में थे। देखिए ये सब कुछ सच है, फैज़ सब कुछ सच है। मैं आपको बताऊँ कैसे, कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा नहीं चाहते थे कि इमरान खान को निकाला जाए, वो चाहते थे कि प्रेशर डाल के कुछ अपने काम करवाए जाएं। अच्छा, दिस वाज द प्लान। और इसीलिए कुछ अरसे के लिए जनरल फैज़ को भेज दिया गया था आउट ऑफ द ISI। मगर पीछे से दोनों साहब यही चाह रहे थे कि इमरान के ऊपर प्रेशर डाल के और कुछ काम करवाए जाएं अपने। अच्छा, उसमें मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा का एजेंडा ज़रूर था, जनरल फैज़ का एजेंडा नहीं था। मगर नून लीग को शायद ये मौलाना को शायद ये शक था कि शायद इसमें जनरल फैज़ भी इन्वॉल्व है। नहीं, वो नहीं इन्वॉल्व थे, जनरल बाजवा वाज इन्वॉल्व। बाजवा साहब डबल गेम खेल रहे थे। एक तरफ तो जनरल फैज़ को कह रहे थे कि मैं चाहूँगा कि इमरान रह जाए और मैं घर चला जाऊँ और तुम्हें वो बना दे। अच्छा। और दूसरी तरफ वो अपोजिशन के साथ उन्होंने राब्ते खोल लिए थे, नवाज शरीफ साहब के साथ भी और शहबाज शरीफ साहब के साथ भी, और उनसे ये कह रहे थे कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी करें, मैं आपको MQM वगैरह हम डिलीवर कर देंगे और PMLQ भी आपको डिलीवर कर देंगे। और ये मामला शुरू हो गया था नवंबर में। ये मामला नवंबर में 2022 में शुरू हो गया, जब आपने प्रेडिक्शन की थी। मैंने उस वक्त कहना शुरू कर दिया था कि राब्ते खुल गए हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तैयार हो रहा है और ये होगा। और वो बहरहाल मैं फिर हमेशा ये देता गया कि जी अब अगले महीने ये होगा, अगले महीने ये होगा, अगले महीने ये होगा। मेरा ख्याल था कि फरवरी तक ये हो जाएगा जी, बिकॉज ठीक ठाक चल रहा था, मगर कुछ चीज़ें मिस हो रही थी। एक तरफ तो ये था कि बाजवा साहब ने जब इन्होंने कहा जी अब करें भी ना, हम इकट्ठा करें, दिसंबर आ गया, तो बाजवा साहब ने कहा कि नहीं अभी वो एक रेको डिक का फैसला आना है, तो वो फैसला आने दें, तो उसके बाद हम करेंगे। अभी हम नहीं चाहते कि इस वक्त तब्दील हो जाए गवर्नमेंट, इमरान खान ही मोहर लगा के जाए, रेको डिक का फैसला अभी ठहर जाए, कुछ और बिल्स, तो इस किस्म की चीज़ें थी, अभी ठहर जाए, ये हो जाए, पहले ये हो जाए। और खान से वो करवा रहे थे वो अपने काम, तो इसलिए ये मार्च तक चला गया और आखिरी वक्त तक इनको नहीं पता था कि ये कामयाब होगा कि नहीं होगा। और आपने देखा आखिरी वक्त भी उस दिन जिस दिन सब क्रॉस ओवर किया तो परवेज़ इलाही साहब घूम गए, हालांकि उन्होंने जाना था इनके साथ, और आखिरी वक्त पे वो चले गए खान साहब को मिलने और कहने कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो भी किसी के कहने के ऊपर, और मैं समझता हूँ बाजवा साहब के कहने के ऊपर वो गए थे जी। वो बाद में उन्होंने इंटरव्यू में बताया भी था। अच्छा, तो अब सूरत हाल ये है कि बाजवा साहब गेम खेल रहे थे, वो अपनी एक्सटेंशन चाहते थे एक और, वो इमरान पे प्रेशर डाल रहे थे। इमरान चाहता था कि अब ये घर जाएं और जनरल फैज़ को बनाया जाए। ये सारा सिलसिला चल रहा था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब मौलाना ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने हमें नो कॉन्फिडेंस वोट की तरफ धकेला, दैट इज़ करेक्ट। बाजवा साहब गेम खेल रहे थे, आखिर में गेम उनके हाथ से निकल गई और उनको समझ आई कि इमरान खान नहीं मान रहा, तो फिर उन्होंने कहा जी गो अहेड, और बंदे डिलीवर कर दिए, MQM वगैरह डिलीवर कर दिए। अच्छा, अब आइए दूसरी बात जो राना सनाउल्लाह साहब ने कही है। राना साहब ये कह रहे हैं कि हमें तो मौलाना ने और जरदारी साहब ने रोक दिया फ्रॉम रिजाइनिंग। अब मैं आपको बताऊं हुआ क्या उस दिन, क्योंकि मुझे कुछ इल्म है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, बिकॉज चिड़िया की मेरे पास क्या, चिड़िया मैं खुद ही बना हुआ था उस दिन। लंदन में बैठा हुआ था, वहाँ और लोग भी थे, मियाँ साहब भी थे, उस अरसे में तो लंदन प्लान की भी गूंज थी ना, तो कुछ बातें हमें भी पता चलनी शुरू हो गई। अच्छा, तो वो क्या था, फैसला हो गया था। पहला फैसला ये था कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो लेनी है या नहीं लेनी। फैसला हुआ लेनी है। फिर ये फैसला हुआ कि अच्छा कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। पहली स्टेज पे मियाँ साहब की तरफ से रिकमेंडेशन थी कि शायद खाकान अब्बासी को बनाना चाहिए। अच्छा, मगर फिर शहबाज साहब की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेते हुए ये कहा गया कि नहीं, शहबाज साहब को बनाएं आप। तो मियाँ साहब फिर पीछे हट गए, उन्होंने कहा ठीक है शहबाज साहब को बनाते हैं, क्योंकि ये कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि शायद खाकान आए। अच्छा। वो चाहते हैं शहबाज साहब आए। तो मियाँ साहब ने कहा अच्छा चलो ठीक है शहबाज साहब आ जाए। तो इसमें मेरा ख्याल है शहबाज साहब का भी कुछ रोल था कि जी मैं ही आऊँ। अगली स्टेज ये थी कि कितनी देर रहना है और क्या करना है। अच्छा, उस स्टेज में ये था कि 2-3 कानून जल्दी जल्दी हमने कानून साजी करनी है। एक ये कि नैब को अमेंड करना, हाँ। और ये दूसरा EVMs को ख़त्म करना। तो उसमें एक्चुअली तो ये 2 दिन में हो सकता था, हाँ। मगर उसको खींचा गया आहिस्ता आहिस्ता। हालांकि लंदन से पूरी ड्राफ्ट्स बना के दिए जा रहे थे
लॉ मिनिस्ट्री को कि जल्दी जल्दी करें कानून साजी और घर जाएं, और कानून साजी में देर हो रही थी। तो बड़ी परेशानी थी लंदन में, ये देर क्यों कर रहे हैं। फाइनली फिर एक स्टेज ऐसी आई कि मियाँ साहब ने कहा बहुत हो गया, अब आप रिज़ाइन करें और इलेक्शन कराएं। क्यों? क्योंकि उस वक़्त नून लीग ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था जो अनपॉपुलर था। इमरान खान अलबत्ता बड़ा अनपॉपुलर हो चुका था, और उस वक़्त अगर ये इलेक्शन करवा लेते तो ये यकीनी तौर पर नून लीग जीत जाती। और इमरान बड़ा अनपॉपुलर हो चुका था, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट भी उसके ख़िलाफ़ थी, अवाम के लिए भी कोई कुछ नहीं किया था 3-4 साल में उसने, और सबको ये इस बात का एहसास था। तो इसलिए ये फ़ैसला हुआ कि जी जल्दी करना है। 19 तारीख को शहबाज साहब ने एक स्पीच देनी थी रात 9 बजे, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। अच्छा। और पूरी स्पीच तैयार हो गई थी, पॉइंट्स भी दे दिए गए थे, और उस वक़्त जो अपोजिशन आ रही थी वो जरदारी साहब की तरफ से आ रही थी और मौलाना की तरफ से आ रही थी। वो चाहते थे कि रहें गवर्नमेंट। ओके, सो और शहबाज साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि जरदारी साहब नहीं मंदे पे गल, ठीक है। टू विच मियाँ साहब ने ये कहा कि करें आप, ये हमने उनकी बात नहीं सुननी, हमने अपनी करनी है, ठीक है। और आप अगर वो कहते हैं गवर्नमेंट चलानी है तो आप छोड़ दें, उन्होंने कहा एक नया प्राइम मिनिस्टर ले लें, ठीक है। आपने गवर्नमेंट छोड़नी है या नए इलेक्शन की तरफ जाना है, या आपने कहना है आप ले लें गवर्नमेंट, आप चलाएं, हम नहीं IMF का प्रोग्राम करेंगे। क्योंकि इसी चीज के ऊपर आपको याद होगा कि मिफ्ता इस्माइल को निकाला गया जी, कि IMF का प्रोग्राम नहीं करना, अवाम के ऊपर इतना बोझ नहीं डालना। मियाँ साहब को हमेशा ये सियासी बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनके लिए कि अवाम के ऊपर बोझ नहीं डालना, अवाम के ऊपर बोझ नहीं डालना, ठीक है। इन्होंने तो फिर ये वापस मौक़िफ़ ये लिया कि नहीं अब हम गवर्नमेंट रखेंगे। वो और जो एक्सक्यूज़ दिया नून लीग की तरफ से वो ये था, और ये एक दफ़ा नहीं, मियाँ साहब ने भी ये बात कही है और लोगों ने भी ये बात कही है कि दरअसल इमरान खान ने धमकी दे दी थी लॉन्ग मार्च की, कि मैं 25 तारीख को लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ, ठीक है। और इन्होंने ये एक्सक्यूज़ दिया कि अगर उस वक्त जब उसकी धमकी आ चुकी थी हम हुकूमत छोड़ देते तो ऐसे लगता हम भाग गए, ठीक है, तो शायद इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती, इसलिए फिर हमने ये फैसला किया कि हम रहेंगे। लेकिन फिर उस तरह की माला गले में डाली, ये सारी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मगर बात ये है कि अगर ये ऐसी बात भी थी तो 1 महीना और रह जाते, ना IMF का प्रोग्राम करते, 15 दिन और रह जाते, फिर छोड़ देते। फिर क्यों नहीं छोड़ा? फिर कंबल क्यों चमट गया? रहना चाहते थे, शहबाज साहब रहना चाहते थे, जरदारी साहब रहना चाहते थे, मौलाना रहना चाहते थे, और मियाँ साहब को उन्होंने गोली दी सबने मिलकर, ठीक है। फिर ये मसला है, ये और एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी कि ये रहें और यही सारा काम करें ताकि ये जब इलेक्शन में जाएं तो इनकी 2/3 मेजॉरिटी जरा चेक करें। तो ये इस पॉलिटिकल गेम चल रही थी उस वक्त, और नून लीग और मौलाना ने मिलके फिर ये गेम खेली। तो राना सनाउल्लाह बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मौलाना भी तो गलत नहीं कह रहे, और मौलाना भी गलत नहीं। देखें इस हमाम में सारे सच्चे हैं, थोड़ा मुहावरा ही चेंज कर दिया, सारे सच्चे हैं और सारी कहानी खोल के सेठी साहब ने बयान कर दी। सेठी साहब से एक सवाल आया है, वो शामिल करेंगे। मौजूदा नाजुक सूरत हाल में कौमी असम्बली का ये जो सेटअप है ये आपको कितना अरसा चलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इमरान खान साहब आउट नहीं हुए, ना ही वो आउट हो सकते हैं। ये आप आगे जाके देखेंगे कि इतनी बड़ी जिस बंदे की, जिस पार्टी का इतना बड़ा सपोर्ट हो, वो किसी न किसी वक्त सपोर्ट बाहर निकलता है, और अभी निकला है वो, और उसको कत्ल दिया गया। अब आगे जाके भी ये स्टेज आएगी, और ये जिस किस्म के इक़दामात लेंगे इनकी बड़ी अनपॉपुलैरिटी होगी। और पार्लियामेंट के अंदर मैं आपको बता दूं, हर रोज़ लड़ाइयाँ होंगी, हर रोज़ मुक्के मारेंगे एक दूसरे को, हर रोज़ अटैक किया जाएगा स्पीकर के ऊपर। ये पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। देखिए, ये काफ़ी लोग हैं, ये नहीं कि 10, 15, 20 लोग हैं। ये हर रोज़ पार्लियामेंट प्रोरोग होगी, कानून साजी प्रॉब्लम होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस पार्लियामेंट को चलाना विद PTI इन दिस एग्रेसिव मूड, राइट। और KP में बगावत हो जाएगी। KP बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट की बात नहीं मानेगा, और किसी न किसी स्टेज पे ये फेडरल गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि यहाँ प्रेसिडेंशियल गवर्नर्स रूल लगाना है कि नहीं लगाना। वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगा, गवर्नर्स रूल लगाया नहीं तो एक और बड़ी बगावत हो जाएगी। इमरान खान जिस किस्म की सियासत खेल रहे हैं, वो बिल्कुल आंख में आंख डाल के एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आप जो मर्जी कर ले, मैं कहीं नहीं जा रहा और मेरा सपोर्ट बेस कहीं नहीं जा रहा। तो ये गवर्नमेंट जो है ये इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो हु हैज़ टू ब्लिंक फर्स्ट, इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट? कॉज एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो तो कू की भी बातें कर रहे थे। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर तो इमरान खान साहब सारा मुल्क को रोक देते हैं चलने से, तो फिर तो डेफिनेटली बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता, बिकॉज देखिए इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा स्टेक है इन स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रिवाइवल। और अगर इकोनॉमिक रिवाइवल रुक जाती है,
अगर IMF कहती है यार आपके तो घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और ये हो क्या रहा है, जिस इसको सीधा करें नहीं तो ना सी, तो फिर एक प्रेशर आएगा। वो दो किस्म के प्रेशर हो सकते हैं। एक प्रेशर ये आएगा कि ठीक है जी फिर टेक ओवर कर लो, वो पूछ रहे हैं मार्शल लॉ लग सकता है कि नहीं लग सकता। मार्शल लॉ लगना इज़ नॉट अ जोक। वो अगर मार्शल लॉ लगाएंगे तो सारा पाकिस्तान खिलाफ हो जाएगा। ये जो पार्टीज हैं ये भी फिर खान साहब के साथ मिल जाएंगे। तो एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर डिवीज़न हो जाएगी और वो बहुत ख़तरनाक है। जैसे मार्शल लॉ लगाना बड़ा ख़तरनाक है, डिवीज़न भी बड़ी ख़तरनाक है। तो इसलिए ये कोशिश यही होगी कि 1-2 साल खींच लें, मेजर रिफॉर्म्स कर लें और उसके बाद जब वक्त आएगा आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का तो शायद एक नया आर्मी चीफ आ जाए और नए इलेक्शंस कॉल हो जाए। सारे एनालिसिस में बहुत सी इशारे हैं आने वाले मंजरनामे के हवाले से। आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके सामने नंबर, इस पर अपना सवाल भेजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।